नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मार्को और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, सुनसान सड़कों और रात के सफर की कहानियां हमेशा से ही एक अजीब सा रोमांच और डर पैदा करती हैं, खासकर जब वो सफर एक ट्रक ड्राइवर का हो। आज फिर से मैं एक ऐसे ही ट्रक ड्राइवर की कहानी लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि ये कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी और डर का एक नया एहसास देगी। बस आपसे एक ही गुजारिश है, कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। और अगर आप हमारे इस परिवार में पहली बार शामिल हो रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारा और आपका रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा और हमारी हर डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए अब और समय बर्बाद ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर सुरेश ने भेजी है, जो हिमाचल में ट्रक चलाते हैं। तो चलिए ये कहानी सुनते हैं सुरेश की जुबानी, सुरेश की आवाज में। सुरेश: दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है और मैं हरियाणा के करनाल का रहने वाला हूं। ट्रक चलाना मेरा पेशा ही नहीं बल्कि मेरी रोजी रोटी है। मुझे ट्रक चलाते हुए 12 साल से ज्यादा हो गए हैं और इन सालों में मैंने देश के लगभग हर कोने में माल पहुंचाया है। दिन हो या रात, सड़कें ही मेरा घर रही हैं। लोग कहते हैं कि ट्रक ड्राइवरों की जिंदगी बड़ी दिलेर होती है, लेकिन मैं कहता हूं कि कभी कभी ये दिलेरी भी डर के आगे घुटने टेक देती है। ये घटना आज से लगभग 2 साल पहले की है। सर्दियों का मौसम था और मुझे चंडीगढ़ से शिमला के पास एक छोटे से कस्बे में कंस्ट्रक्शन का सामान पहुंचाना था। माल लोड करने में थोड़ी देर हो गई और जब मैं चंडीगढ़ से निकला तो शाम के 6 बज चुके थे। पहाड़ी रास्तों पर रात में गाड़ी चलाना वैसे भी खतरनाक होता है, ऊपर से उस दिन मौसम भी खराब था। जैसे जैसे मैं पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा था, घना कोहरा छाने लगा था। हेडलाइट की रोशनी भी कुछ मीटर से आगे नहीं जा पा रही थी। सड़कें सुनसान थीं और इक्का दुक्का गाड़ियां ही नजर आ रही थीं। रात के करीब 10 बज रहे थे। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। बस मेरे ट्रक के इंजन की घरघराहट उस सन्नाटे को चीर रही थी। मैंने सोचा कि किसी ढाबे पर रुककर एक कप कड़क चाय पी लूं ताकि नींद ना आए। लेकिन उस सुनसान रास्ते पर दूर दूर तक कोई ढाबा नजर नहीं आ रहा था। मैं अपनी ही धुन में गाड़ी चला रहा था कि तभी एक घुमावदार मोड़ पर मुझे सड़क के किनारे कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। कोहरे की वजह से साफ नजर नहीं आ रहा था। मैंने ट्रक धीमा किया। जैसे ही मैं नजदीक पहुंचा, मैंने देखा कि एक आदमी और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। वो आदमी हाथ देकर ट्रक रोकने का इशारा कर रहा था। पहले तो मेरे मन में आया कि इतनी रात को सुनसान जगह पर किसी अनजान को लिफ्ट देना ठीक नहीं होगा। आजकल जमाना बहुत खराब है। लेकिन फिर मेरी नजर उस 7-8 साल की बच्ची पर पड़ी, जो ठंड से कांप रही थी और उसने एक पुरानी सी गुड़िया को सीने से चिपका रखा था। उसे देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने सोचा, इतनी छोटी बच्ची के साथ कोई गलत आदमी नहीं हो सकता। मैंने ट्रक रोका और शीशा नीचे करके पूछा, क्या हुआ भाई साहब, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? उस आदमी ने बड़ी बेचारगी भरी आवाज में कहा, ड्राइवर साहब, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। आगे गांव तक छोड़ देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। बच्ची ठंड से परेशान है। मैंने पीछे देखा। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। मैंने कहा, ठीक है, बैठ जाइए। वो आदमी अपनी बेटी के साथ केबिन में बैठ गया। उसके बैठते ही केबिन में एक अजीब सी ठंडक और सीलन की गंध फैल गई, जैसे वो दोनों बारिश में भीग कर आए हों, जबकि बारिश तो हो ही नहीं रही थी। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने पूछा, कहां जाना है आपको? उस आदमी ने एक अजीब सी खामोशी के बाद कहा, बस आगे ही हमारा गांव है, आप चलते रहिए। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था, बिल्कुल सपाट। मैंने सोचा शायद परेशानी की वजह से ऐसा होगा। वो बच्ची बिल्कुल चुप थी और बस अपनी गुड़िया को घूर रही थी। उस गुड़िया की बनावट भी बड़ी अजीब थी, कपड़े की बनी हुई, जिस पर बटन की आंखें लगी थीं। मैंने माहौल को हल्का करने के लिए पूछा, और भाई साहब, गाड़ी कहां है आपकी? उसने बिना मेरी तरफ देखे बस सामने कोहरे में देखते हुए कहा, पीछे रह गई। उसके जवाब बड़े अजीब और अधूरे थे। अब मुझे थोड़ा असहज महसूस होने लगा था। कोहरा अब और भी ज्यादा घना हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे दूध की सफेद चादर ने सड़क को ढक लिया हो। मुझे वाइपर बार बार चलाने पड़ रहे थे।
तभी मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वो बच्ची अब भी चुपचाप बैठी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी गुड़िया की बटन वाली आंखें मुझे ही घूर रही हैं। मैंने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने मन को समझाया कि यह मेरा वहम है, थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। हम एक बेहद खतरनाक मोड़ से गुजर रहे थे, जिसके एक तरफ गहरी खाई थी। उस मोड़ को मौत का मोड़ भी कहते थे, क्योंकि वहां बहुत हादसे होते थे। तभी अचानक उस बच्ची के हाथ से वो गुड़िया नीचे गिर गई। मैं गाड़ी चला रहा था, इसलिए मैंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं गाड़ी रोक कर उठा देता हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो बच्ची एक अजीब कर्कश आवाज में बोली, नहीं, वो खुद उठ जाएगी। उसकी आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक 7-8 साल की बच्ची की आवाज इतनी भारी और डरावनी कैसे हो सकती है? मैंने डरते डरते नीचे देखा। वो गुड़िया सच में अपने आप धीरे धीरे सीधी हो रही थी। ये देखकर मेरी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अब मेरा डर हद से ज्यादा बढ़ चुका था। मैं समझ गया था कि मैंने किसी इंसान को नहीं, बल्कि किसी और ही चीज को अपनी गाड़ी में बिठा लिया है। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। तभी वो आदमी जो अब तक चुप बैठा था बोला, ड्राइवर, गाड़ी रोको। उसकी आवाज अब पहले जैसी बेचारी नहीं थी। उसमें एक हुक्म था, एक ठंडक थी जो मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर गई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्यों, क्या हुआ? बस यहीं रोको, उसने दोहराया। मैंने देखा, हम ठीक उसी मौत के मोड़ पर थे। खाई ठीक मेरे बगल में थी। मैं समझ गया कि ये मुझे मारना चाहते हैं। तभी मेरी जेब में रखा फोन बज उठा। मेरी पत्नी का फोन था। मैं इतनी घबराहट में था कि मैंने फोन उठाकर स्पीकर पर डाल दिया। मेरी पत्नी की आवाज आई, सुनो जी, कहां पहुंचे? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। मां ने आपके लिए जो शिवजी का लॉकेट दिया था वो पहना है ना? उसे हाथ में लेकर एक बार भगवान का नाम ले लेना। वो रास्ता ठीक नहीं है। जैसे ही उसने शिवजी के लॉकेट का जिक्र किया, मैंने घबराहट में अपनी शर्ट के अंदर हाथ डालकर उस चांदी के लॉकेट को कसकर पकड़ लिया। वो लॉकेट मेरी मां ने मुझे दिया था। लॉकेट को छूते ही उस आदमी और बच्ची ने एक साथ एक भयानक चीख मारी। वो चीख इतनी दर्दनाक और खौफनाक थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। मैंने हिम्मत करके साइड मिरर में देखा। जो मंजर मैंने देखा, उसे मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। उस आदमी का चेहरा गल चुका था, आंखों की जगह काले गड्ढे थे, और उस बच्ची का चेहरा भी वैसा ही भयानक था। उनकी चमड़ी पानी में सड़ चुकी लाश जैसी लग रही थी, और वो गुड़िया, उसकी बटन वाली आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं। वो दोनों चीखते हुए कह रहे थे, नहीं, इसे फेंक दो, फेंक दो इसे। मैं समझ गया कि ये लॉकेट ही मेरा कवच है। मैंने पूरी हिम्मत जुटाई, लॉकेट को मुट्ठी में भींचे रखा और ट्रक का एक्सीलरेटर पूरी तरह दबा दिया। मैं बस एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। ट्रक तूफान की रफ्तार से उस मोड़ से आगे निकल गया। उनकी चीखें धीरे धीरे पीछे छूटती गईं। करीब 5 किलोमीटर तक मैं बिना रुके, बिना पीछे देखे गाड़ी भगाता रहा। जब मुझे लगा कि मैं खतरे से बाहर हूं, तो कोहरा भी छोड़ चुका था और सड़क साफ नजर आने लगी थी। मैंने केबिन में देखा, वहां कोई नहीं था। सीट बिल्कुल खाली थी। बस उस जगह पर थोड़ी सीलन और सड़न की गंध बाकी थी। मैं कांपता हुआ किसी तरह उस कस्बे तक पहुंचा। माल उतारने के बाद मैं सुबह पास के एक ढाबे पर चाय पीने रुका। मैंने हिम्मत करके उस बूढ़े ढाबे वाले से उस मौत के मोड़ के बारे में पूछा। ढाबे वाले ने एक गहरी सांस ली और बताया, बेटा, तुम खुशकिस्मत हो जो बच गए। आज से 10 साल पहले उस मोड़ पर एक गाड़ी खाई में गिर गई थी। भारी कोहरे की वजह से हादसा हुआ था। उसमें एक आदमी और उसकी छोटी बेटी की मौत हो गई थी। उनकी लाशें भी नहीं मिली। तब से उनकी आत्मा उसी सड़क पर भटकती है। वो रात में आने जाने वाले ड्राइवरों से लिफ्ट मांगते हैं और उन्हें भी उसी खाई में गिराने की कोशिश करते हैं। तुमने अच्छा किया जो रुके नहीं। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं समझ गया कि रात में मेरा सामना किससे हुआ था। उस दिन मुझे जिंदगी और मौत का फर्क समझ आया। वो शिवजी का लॉकेट आज भी मेरे गले में है और मेरी मां की दुआओं ने ही मुझे उस रात बचाया था। उस दिन के बाद मैंने कभी भी रात में किसी सुनसान पहाड़ी रास्ते पर किसी अनजान को लिफ्ट नहीं दी। मेजबान की आवाज। तो दोस्तों, ये थी सुरेश की खौफनाक कहानी। सच में कभी कभी जिन पर हम दया करते हैं
वो कोई और ही दुनिया की चीज निकलती है। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कोई डरावना अनुभव हुआ है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और भी डरावनी कहानियां आप तक लाने के लिए हिम्मत देता है। अब मैं मार्को आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।